बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन। स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के बाहर नाकाम एहतजाज, तमाम जमातें मिलकर भी चंद सौ लोग ना जमा कर सकी। नून लीग के शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो एहतजाज से ही गायब। वो जमातें जिन्होंने इत्तेफाक़े राय से मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर लगाया, अब उसी के खिलाफ एहतजाज आखिर क्यों? तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो इमरान खान की बात होगी। हम अपनी हुकूमत के पहले 100 दिनों में वो काम करेंगे जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग का वजूद ही मुंतशिर हो जाएगा। इमरान खान का पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो आजाद हैसियत में इलेक्शन जीत गए। इमरान खान ने पंजाब में पार्टी टिकटों की गलत तकसीम कर भी एतराफ कर लिया। परवेज खटक केपीके में इमरान खान साहब पर काफी भारी साबित हो गए हैं। इमरान खान ने परवेज खटक के करीबी साथी महमूद खान को वजीर आला नामजद कर दिया। हॉट फेवरेट आतिफ खान वजारत आला की दौड़ से बाहर हो गए। पंजाब से भी नौजवान वजीर आला को लाए जाने की बाज़गश सुनाई दे रही है। इमरान खान की जानिब से वजारत आला के लिए नए चेहरों का इंतखाब सूबों की गुड गवर्नेंस के लिए किस कदर कारगर साबित होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक बात होगी। कच्ची आबादियों से होकर आया हूं, वहां पर किन हालात में लोग रहते हैं इसका अंदाजा नहीं। कच्ची आबादी केस में चेयरमैन सीडीए को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से एक और अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई कि नंदी पार मंसूबे के केस दोबारा से खोलने का हुक्म भी जारी कर दिया। कल समाअत होगी। विफाक, पेप्को और वापडा को भी नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से रिकाउंटिंग की तमाम दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। अपने मुतल्लिका फोरम यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को एनआईसीएल करप्शन केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। मोहसिन हबीब का नाम ईसीएल में डालने का कहा था, वो कहां है? चीफ जस्टिस का इस्तिफ्तार। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात नहीं खोले जा सकते। नैब ने सुप्रीम कोर्ट को भी साफ जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर डीजी हाउसिंग फाउंडेशन को भी जाती तौर पर तलब कर लिया गया। बहुत अहम एजेंडा मुकम्मल और तफसील के आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, उस ऑपोजिशन की बात होगी जो चंद सौ लोग तो जमा करना एक अलग चीज है, उनकी अपनी क़यादत ही एहतजाज में मौजूद नहीं थी। बल बातें बहुत बड़ी बड़ी थी कि पता नहीं यहाँ पे इलेक्शन कलदम हो जाएंगे, क्या कमाल हो जाएगा, एहतजाज बहुत होगा। सारा आज फिजल आउट हो गया। पुलिस वाले ज्यादा थे और वो जो मुजामतकार थे वो कम थे। हाल ये था, सबसे बड़ी मज़ाक़ेज़ बात थी कि शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा जी वो मौसम की खराबी की वजह से, जिस तरह जहाज नहीं कैंसिल फ्लाइट हो जाती है, उनका जी मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं पहुंच सके। वो बात यह है कि घूम फिर के इशू ये नहीं रहा। नून लीग का सबसे बड़ा इशू तो ये होना चाहिए कि जनाब हमारा कायद सबसे बड़ा लीडर जेल में और उसकी बेटी भी जेल में है। उससे हट के इशू क्या आ गया? इलेक्शन की धांधली। और वो उसके अंदर भी जो है ना मज़ाहमत में नहीं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ओथ लेके वो चाह रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, तो उसके अंदर भी कार्रवाई, टोटल कार्रवाई कि यहाँ कोई नाराज ना हो जाए, वो पहुंचे ही नहीं। अब ये कोई बात है, जो मेन लीडर है, इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसने बनना है वो पहुंचे ही ना ले। और पहुंचे ना पहुंचने का बहाना क्या है? मौसम की खराबी हो गई थी, उस वजह से नहीं पहुंच गए। नजला हो गया था, जुकाम हो गया था, बुखार हो गया था, उस तरह नहीं बहाना है। सेकेंड टीयर पहुंचा नून लीग का, यही हाल पीपल्स पार्टी का था। सेकंड टीयर पहुंचा उनका, ना बिलावल साहब ना जरदारी साहब लीड करते ना, अगर इतना बड़ा था तो उन्होंने भी जाहिर है सिंध में हुकूमत बनानी है, ओथ भी लेना है और यहाँ अपनी असेंडेंस करनी है। तो घूम फिर के सिराजुल हक तो बेचारे वगैरह वगैरह में आते ना, तो सारे वगैरह वगैरह थे जो कि बस शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा चलो पूरी कर लो। तो ये तो सारा शुरू होने से पहले ये मामला तो हो गया ठप। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात आज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो इमरान खान साहब का आज अपने पार्लियामानी बोर्ड से पार्टी के साथ पंजाब के अंदर इजलास था, जिसके अंदर सबसे अहम उन्होंने जो बात की, बल्कि फैसला कर दिया, उन्होंने कहा जनाब जिस किसी के ऊपर भी जो करप्शन के इल्जामात है ना, हम उसको नहीं ले रहे और मैं जिसको भी नॉमिनेट करूंगा आप सब सपोर्ट करेंगे। थी तो उनकी रिक्वेस्ट, मगर एक किस्म का ऑर्डर ही था कि उन बाज रहे ना, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली दिस मीन्स द रेस फॉर अलीम खान इज ओवर, कि वो बेसिकली वो ये इशारा दे रहे थे जो सारी कंट्रोवर्सी थी कि अलीम खान साहब निकल गए हैं। बात यह है कि वैसे तो इमरान खान साहब पे भी करप्शन का इज्जत हेलीकॉप्टर का इल्जाम है, उस कैटेगरी में वो खुद भी आते हैं। मगर इमरान की टू हिज क्रेडिट ये परसेप्शन नहीं है
कि वो एक करप्ट आदमी है। तो वो क्या होना था कि पहले दिन से ही ना, बजाय इसके कि पॉलिसीज पे या इनके एक्शंस के ऊपर वो ध्यान हो, ये हो जाना था कि जी ओ हो अलीम खान गलत लगाया। तो इमरान खान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किसी जगह पे भी किसी आदमी पे चाहे जायज और इवन नाजायज इल्जामात या कंट्रोवर्सी शुरू में ना पड़े, क्योंकि इनके लिए पॉलिसी और एजेंडा इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की ना सिर्फ कि ये परसेप्शन नहीं है कि वो एक करप्ट आदमी, उल्टी है कि इज एन ऑनेस्ट मैन। जो भी कहें हल्के बुल्के ये इल्जामात है, जब आ जाएंगे वो प्रूव हो जाएगा तो मान लेंगे। मैं समझता हूं, मैं कहा साहब आपकी तो जो खास तौर पे चाह रहा हूं कि उनके नाकदीन को चाहे ये बुरा लगे, मगर इमरान खान के लिए ये कैनेडी मोमेंट है। कैनेडी मोमेंट ये है कि जब जॉन एफ कैनेडी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो एक फील गुड फैक्टर आ गया था कि यार एक फटीग आ गई है पिछले निज़ाम से, ये कोई नहीं है। अभी ये है कि उम्मीद एक जागी है कि शायद और उसमें बहुत बड़ा शायद है कि शायद कुछ ये पाकिस्तान के लिए करें। और उसकी जो फेमस स्पीच थी, जो कि इसकी भी मोरलेस में मेरी तजवीज़ होगी, उसको गौर करें कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये नहीं है कि गरीबों को निचोड़ कर दोबारा वो करें। मुराद इससे है कि ये जो बहस है कि 10-12 बिलियन डॉलर हमें चाहिए, ठीक है आप चीन से लें, ठीक है आप IMF के पास जाना पड़े या नहीं बढ़ाए, मगर इमरान खान की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इन्होंने शौकत खानम बनाया। इनके पीछे एक ओवरसीज पाकिस्तानी और एक बड़ी इनकी फॉलोइंग है जो इन पर ट्रस्ट करके चैरिटी करते हैं। अब ये शौकत खानी की बजाय पाकिस्तान के लिए चैरिटी की अपील करें, इस मोमेंट को रियलाइज करते हुए अपील करें कि जनाब हमें पैसा दें। और ऑफ कोर्स उसमें पैकेज जो बनाए वो उन्होंने बनाए हुए भी होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कोई प्रॉफिट होगा। सिंपली लोगों से वो हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया। वो जो कर्ज उतारो वाली स्कीम नवाज शरीफ ने जो गलत की और लोगों का पैसा खा गए, तो ये दोबारा करें। लोगों का पाकिस्तान के लिए बड़ा है, 10-12 बिलियन डॉलर से इकट्ठे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, मगर उसमें जान डालें, कुछ प्रॉफिट दें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, कुछ सिंपली पाकिस्तान के लिए भीख मांगे। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना, ये नहीं है कि वो आम आदमी से और कुर्बानी, आम आदमी बहुत कुर्बानी दे चुका। असद उमर ने कहा कि 3 महीने हम कोई रिलीफ नहीं दे रहे, ठीक है, आम आदमी को ना स्क्वीज करें। यहाँ के जो सेठ है, आप देखिए अमेरिका के जो रॉबर्ट बैरन्स थे, उनके ऊपर अवाम ने जब प्रेशर आया तो उन्होंने फिर ये कार्नेगी इंडाउमेंट, रॉकफेलर फाउंडेशन, ये बिल गेट्स साहब पे भी आपको याद होगा बहुत प्रेशर था इनके खिलाफ, हर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा इनके खिलाफ आ रहा था। वो इनको रियलाइज, इन्होंने भी चैरिटी में दिया, खत्म हो गया। नाउ ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड। हमारा यहाँ का इतना सफाक है हमारा इंडस्ट्रीज और सेठ कि ये वो जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक तो कानूनी चीजें हैं, उसके अलावा ये खर्चते ही नहीं है, बस लजा के पैसे बाहर फेंकी जा रहे हैं। सो कोई लगे इनको स्क्वीज करें, बाकियों से अपील करें, इनके ऊपर कुछ डालें, उसमें से निकालें। ये कह रहे। हाँ, बाकी क्योंकि नाम आ रहे हैं लास्टली, क्योंकि ये कह दिया उन्होंने कि किसी पे करप्शन के इल्जाम, तो भी नाम उड़ाए जा रहे हैं। मगर महमूद खान साहब का सुन रहे थे वहां पे कि ऑलमोस्ट उन्होंने नामजद कर दिया। तो वो उसका मतलब ये है कि वो जो लड़ाई चल रही थी आतिफ खान वर्सेस परवेज खटक, तो परवेज खटक जीत गए। उन्होंने कहा यार ये कंट्रोवर्सी से बच गए हैं। सुन रहे थे हल्का फुल्का उनके ऊपर एक इल्जाम था कि 18 लाख रुपए का उनके बैंक में चला गया था, पता नहीं वो अब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। सो एक कंट्रोवर्सी से पॉलिटिकल से बचते, 2 की लड़ाई की वजह से तीसरी में फंस गए, वो भी देखेंगे। यहाँ हर कोई पंजाब में अपने नाम चला रहा है, वो यासिर राजा साहब का भी नाम चल रहा है माशाल्लाह, उनके खिलाफ भी खबरें चल रही हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी थी तो वो इलीगल थी, और भी इल्जाम है ड्रग कोर्ट के फलाना। तो मेरा ख्याल है जिस पे भी इल्जाम है, कोई कंट्रोवर्सी, ही शुड फोकस ऑन हिज पॉलिसी के इनके पास सिर्फ 3 महीने हैं जो दुनिया में हनीमून कहा जाता है, उसमें जितनी मार धाड़ कर लें, बड़े फैसले कर लें। ज्यादा वक्त दुनिया में नहीं मिलता, पाकिस्तान में तो मिलना नहीं है। 4था महीने में अगर लोग सारा पाकिस्तान का एजेंडा इनके पीछे ना हुआ ना, तो 4थे महीने में इनके पास टाइम नहीं है। सब ये तय कर चुके हैं कि पहले 100 दिन ऐसे होंगे कि दोनों पड़ी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का वजूद मुंतशिर होगा। मगर मैं चाह रही हूं ग्रैंड ऑपोजिशन पे भी प्लीज जरा आप। मैंने कहा था कि खान साहब के पास पिछले 22 साल में तो वो अफोर्ड कर सकते थे कि जो कहते रहे हैं लोगों के बारे में, और बातें ठीक भी थी उनके, हम ये नहीं कह रहे गलत कहते रहे, लोग सुनते रहे, वो अफोर्ड कर सकते थे। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जो कहेंगे। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी
कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज साद रफीक को वो कर दिया है कि काउंटिंग नहीं होगी। हम ही कह रहे थे कि ये क्या रोजाना की बुनियाद पे जो भी उठता है ना 10 दफा काउंटिंग करवाती है। लेकिन साद रफीक इमरान वाला डिफरेंट केस है, ये इमरान को हांट करेगा मेरा ख्याल है, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो। कि इमरान खान ने जब खुद कहा था कि मैं तैयार हूं बताएं, मेरा ख्याल इमरान को थोड़े से कुछ काम अब वो करने चाहिए जो कहते रहे, कहीं ना कहीं से पहला स्टेप उनको लेना चाहिए। इन्हें बयान देना चाहिए था कि फेयर एनफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम उसकी इज्जत करते हैं कि साद रफीक वाला हल्का जो आम हल्का नहीं है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां से मुतवक्के जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। सो इमरान ने जब कहा था अपनी पहली तकरीर में जी मुझे बताया मैं आपके साथ तैयार हूं, ये लोग पाकिस्तान में बहुत वो कहते हैं ना उसके दूध के उसके जले हुए छाछ को भी फूंके मारते हैं। जो बात ये कह रहे हैं बड़ी अहम बात है। अभी इनको नहीं फील हो रहा कि खैर है यार कि माजी में होता था ये इमरान खान जो कह देते थे लोग सीरियस नहीं लेते थे। रीजन के यार कि इमरान के पास कोई एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, वो गवर्नर नहीं है, वजीर आजम नहीं है, वो ठीक है पोजीशन का बंदा है, उसका काम है कि वो आपकी नलायकियां निकम्मेपन आपकी करप्शन को एक्सपोज करे। अब जब आप उसके प्राइम मिनिस्टर उसके डेजिग्नेट की स्पीच कर रहे हैं, वी एक्सपेक्ट कि आप जो बात करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे। आपको साद रफीक वाले केस में अगर वो, मैं भी सुन रहा था साद रफीक का एक इंटरव्यू उस पर टीवी पे, तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेयर एनफ लेकिन हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। इमरान को नई बिगिनिंग देनी चाहिए उनको हल्का। अगर मैं अगली बात कहता हूं, ये भुट्टो साहब का यहीं से काम शुरू हुआ था, उनका एडवाइजर ने उनको गलत एडवाइस किया था कि सर आपको लड़का आने से हमने बिला मुकाबला जितवाना है। उसका नतीजा आपने देख लिया। खरल साहब डीसी थे, उन्होंने चापलूसी की, सबने नकल करनी शुरू कर दी। वो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही थी, इसकी वजह से गन और वो कोलैप्स कर गई थी हुकूमत। जो भुट्टो साहब के साथ बाद में हुआ वो सारे पूरा हिस्ट्री है। आपको भी यही अगर लाइन दी जा रही है ना, मतलब मैं अगर इनको एडवाइस कर रहा होता इमरान खान को, मैं कहता सर अगर आपने कहा है तो पूरा भी आप कहें, अगर हार भी जाए लाहौर से कोई क्यामत आ जाएगी यार, 4 और हल्के आप जीते हुए हैं, चलो मैं कहता हूं 5 में से आप 4 भी अगर हार जाते, एक तो आपके पास है। अब कहीं ना कहीं पे तो जरूरी है कि आपने 5 हल्के जीत के रखने, अपने पास 4 तो आपने वैसे खाली करने हैं, और जरूरी नहीं है कि आप वहां से जीत जाते। ये जो लोग आपको दे रहे हैं ना कि रिकॉर्ड कायम हो गया, भुट्टो साहब भी 3 से जीते थे, 4 से नहीं जीत सके थे, आप 5 से जीत गए, रिकॉर्ड रहना चाहिए। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपनी रेपुटेशन ना खराब करें, ये ध्यान में रखें। लोगों की बड़ी उम्मीदें, जैसे आमिर ने कहा 3 महीने आपके पास, आपने अगर ये बात की है तो वो कहते हैं उनका है ना, ये बड़े शायर है, मैं तो उनका मदाह भी हूं, जफर इकबाल हैं हमारे ओकाड़ा के हैं, बड़े शायर हैं। उनका शेर है ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब आप प्राइम मिनिस्टर है, बिल क्लिंटन पे क्या चार्ज था जिसपे उनका ट्रायल शुरू हो गया, क्या चार्ज था कि आप झूठ बोला है आपने। हमें आप जैसे आप खुद कहते थे कि मैं नहीं झूठ बोलूंगा, अपनी कौम से लोगों से जलसा किया था, ये मूवमेंट है आपका। वो कहते हैं सीज द मूवमेंट नाउ। अब आप कहें, खुद लेटर लिखें इसको इलेक्शन कमीशन को कि जनाब कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्शन इसमें दोबारा कराना पड़े, आपको दोबारा रिकाउंटिंग करानी पड़े, वट करते हैं, मैं तैयार हूं। ये दूसरे हल्कों से डिफरेंट हल्का है आपका, ये आपको हांट करेगा। ये एक चीज, खैर उनका फैसला है, जैसे चाहे हम तो इतनी बात कर सकते हैं। दूसरी बात आमिर ने अभी की असद उमर के हवाले से, मैं उनका मोहम्मद मालिक के साथ इंटरव्यू में देख रहा था। असद उमर के हम भी एडमायरर रहे हैं। वो इंटरव्यू कितना बड़ा कोई इनका, मैं मुतासर नहीं हुआ उनके, हालांकि मालिक ने बड़े अच्छे सवालात किए, गुड क्वेश्चन, लेकिन मेरा ख्याल असद उमर उस लेवल के जवाबात नहीं दे सके। वो जब वो कहते हैं ना, अब यहां से उठ के उसके पावर की सीट पे आते हैं तो आपकी बदल जाती हैं। इसी असद उमर को मैंने कौमी असम्बली में सुना हुआ है, बहुत अच्छी तकरीरें करते हुए तैयारी के साथ। इनको मैंने वहां कमेटीज में इनको देखा हुआ है सर, बड़ी तैयारी के साथ जाते थे, बोलते थे, और मैं इनका बड़ा एडमायरर बना था जब दुबई में इनके भाई मुनीर कमाल का नाम आया था, आपको याद होगा, प्रॉपर्टीज में। तो असद वाज द मैन जिसने चेज किया। हमें किसी बंदे को आके एडमायरर बनने के लिए कुछ चाहिए होता है, और असद ने प्रूव किया था उन दिनों में कि यस, अपने भाई के खिलाफ बात करें। इमरान खान की 2 बहनों का भी आपको याद होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी दुबई में है जो हम सामने लेके आए थे, उस पर भी इमरान ने कहा था कि एक्शन है तो ले आप। अब ये मोमेंट आ गया है कि जो कुछ आप प्रीच करते रहे अब एग्जीक्यूट करें। अब आप हमें इफ्स एंड बट्स ना बताएं, अब आप लोगों को वही प्रैग्मेटिक या वो ग्राउंड रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें वो समझाते थे पीपल्स पार्टी वाले या नवाज लीग वाले, हम नहीं मानते थे। हम अगर मान भी लेते, आप नहीं मानते थे कि नहीं ऐसे ऐसे हो सकते हैं। अब आप कहते हैं 3 महीने में आपको रिलीफ नहीं दे सकते। 3-4 काम असद उमर को करने होंगे अगर इन्होंने हमारी एडमिरेशन ये इंटैक्ट रखनी, अगर ये कुछ वैल्यू, हमारी एडमिरेशन वो क्या कहते हैं, कुछ वैल्यू रखती है। इनके मेरा ख्याल एंग्रो में इनके शेयर्स हैं सर, और एंग्रो पे हम स्कैंडल ला चुके हैं, ये उसमें एम्प्लॉयर रहे हैं कि इनके शेयर्स हैं एंग्रो में। इन्हें फौरी तौर पर अपने शेयर्स वहां से इनको बेच देने चाहिए सर। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए कारपोरेट सेक्टर में। बेचती हैं तो हम इतला दे दें, हम मान लेंगे। नंबर 1
और दूसरा बात, ये उसी एंग्रो में रहे हैं जिस एंग्रो पे यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसानों को लूटने के उस पर तहकीकात करवाई थी। सर ये हमने नहीं करवाई थी, ये उस वक्त की हैं। और उसमें इनकी जो एंग्रो थी जो उस वक्त थे वहां पे, उन पे 5 बिलियन रुपीस का जुर्माना हुआ था कि इन्होंने पाकिस्तान के किसानों को इन्होंने लूटा है। यहाँ पे ये बकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट है एंग्रो पे, उन्होंने जाके स्टे लिया हुआ है। असद उमर को आके सबसे पहले उनको लॉ मिनिस्ट्री को कहना चाहिए कि गो आफ्टर देम, या उनको सीसीपीओ को कहें एंग्रो से। ये एंग्रो बाय द वे वही ग्रुप है जिन्होंने $2,72,000 रोजाना ले रहे हैं एलएनजी डील, टर्मिनल यूज कैपेसिटी चार्जेस। जी कैपेसिटी चार्जेस। लोगों को नहीं समझ आते कैपेसिटी चार्जेस। सर ये टर्म फैंसी टर्म जो निकालिए ना हमारे यहाँ पे, ये बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, ये बाहर से पढ़ के लड़के जो आते हैं ना, वो नई नई फैंसी टर्म दे देते ताकि आम आदमी को समझ ही ना है कैपेसिटी चार्जेस। ये वो चार्जेस हैं कि अगर आप कोई काम ना करें, मसला ये मुमकिन है आमिर साहब आप और मैं यहाँ पे शो करते हैं, एक काम करते हैं 4 दिन हम नहीं आते, हमारे मालकान हमें तनख्वाह दे देंगे कि चलें ले लें, नहीं देंगे, बिकॉज के ये आपका काम है, हमें इसी चीज के पैसे मिलते हैं। इन्होंने डील दिया एंग्रो के कि आपका महीनों तक आपका टर्मिनल इस्तेमाल ना हो, हम डेली $2,72,000 देंगे आपको। मुझे आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नाम क्या रख दिया, कैपेसिटी चार्जेस। अब आम आदमी समझ के दिखाए कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं। दूसरा तीसरा फौजी फर्टिलाइजर है सर, उनको ₹4 का उनको जुर्माना हुआ था, उन्होंने स्टे लिया हुआ है। इकबाल जड अहमद की JJVL ने कंपटीशन कमीशन ने उन पे 46 करोड़ रुपए का उन पे जुर्माना किया था कि आपने LPG में लूटा है पाकिस्तान के लोगों को। उस पर एतजाज हसन ने 10-12 साल से स्टे उसने ले दिया है। मेहरबानी फरमाएं आपके जो एम्प्लॉयर रहे एंग्रो, उनसे ₹5,000 निकलवाएं। ये जो हमें कह रहे हैं ना कि पहले कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बड़े ग्रुप्स पे हाथ डालें। मसलन मालिक ने उनसे कहा, मैं मजूस हुआ उनका जवाब सुन के, कि ऑटो इंडस्ट्री है, कार वाले लूट रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को, इनके घटिया किस्म की घटिया क्वालिटीज आप कार दे रहे हैं। इंडिया की देखें, इंडिया की कार जो बनती है हमारी कार से उनकी, मतलब मैं हाफ नहीं कहता, हाफ से भी नीचे उनकी प्राइस, क्वालिटी बेहतर है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। 50 साल में हम आज भी असेंबल कर रहे हैं वो कुछ कार, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर बन नहीं रही। आप घटिया डबल क्लास की है, सिक्योरिटी भी खराब है, उसकी सेफ्टी भी खराब है, उसकी दुनिया की 3rd क्लास स्क्रीन कारें हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान ऊपर ले लें 2-2.5 लाख रुपए आप अलहदा ले रहे हैं कि गाड़ी आपने लेने 2-2.5 लाख रुपए इनको दे। आपने जो हमारे यहाँ पे ये सफेद हाथी पाले हुए पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं, या कार के मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आती, उनका जवाब था इन्होंने इसमें इन्होंने सवालात के जवाबात को अवॉइड के मालिक को प्रेस करना पड़ा है 2-4 दफा, मोहम्मद मालिक को। फिर कहते हैं हम इनका परफॉर्मेंस ऑडिट करवा ले, फिर वही फैंसी टर्म्स। अब आप परफॉर्मेस टर्म आम आदमी को समझा के दिखा दें। डेविल की थोड़ी सी साइड लेते हुए कि मैं भी एज अ वजीर डराना नहीं चाह रहे थे कि मैं आ रहा हूं तो भुट्टो साहब वाली नेशनलाइजेशन हो जाएगी, मार मार के कीमा निकाल दूंगा शायद, बिकॉज इज नॉट टेकन ओवर, मे बी वाज बीइंग सेफ। मैं सही चले वापस आए भी, ये मुक्की नहीं गल गल मुक्की नहीं है। ब्रेक से वापस आके यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान की जानिब से वज़ारत आला के लिए जो नए चेहरों का इंतखाब किया जा रहा है, सवाल ये होगा कि सूबों की गुड गवर्नेंस के लिए क्या ये इंतखाब कारगर साबित हो सकता है या फिर नहीं। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब जरा क्लासेस साहब गल मुकदी मुका लेते हैं। असद उमर साहब से मुतालिक बात कर रहे थे और बात यह है कि अपनी वो कहते हैं ना अपना नाम बनाना, जो मेरा अपना तजर्बा है, नाम बनाना, रेपुटेशन बनाना, अपने आप को ऑनेस्ट वो करना, या लोगों को ये इज्जत लेना, ये मुश्किल काम नहीं होते ज़िंदगी में, हर कोई कर सकता है। जो टफ काम होते हैं ना, इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी रेपुटेशन को। असद साहब जो हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे आना शुरू हुआ है सर। तो उस दिन मैं तवक्को कर रहा था कि असद जो है थोड़ा सा अपना फ्यूचर का कोई बताएंगे, जो मालिक के शो में था, जो उनकी थी, उनकी थोड़ी सी लड़खड़ाहट आ रही थी ज़बान में और चीज़ों में, वो लग रहा था कि अभी से वो एक बर्डन में आ रहे हैं। और जो ये इन्होंने हमें कहा था कि हम आएंगे तो हमारे पास 1001 सॉल्यूशंस हैं, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे तो उनके असद उमर की बातों में से कहीं से नजर नहीं आया। एक चीज़ जो सबसे बड़े टेस्ट है, इन्हें 2-4 चीज़ें जो खुद करते रहे हैं, ये सबसे बड़ा इनका यही था कि इन्होंने जो दुबई में प्रॉपर्टीज थी, इन्होंने इस पर बड़ा स्टांस लिया, जो हमने ब्रेक किया था शो में। असद ही थे जिन्होंने फॉलो किया, अगेन वेरी नाइस ऑफ हिम। अब इनका काम है, इनके भाई साहब भी उसमें शामिल थे। नो ही इज, ये आपके जाने वाले मिनिस्टर हैं। लेट्स सी कि ये उस पर कितनी सीरियसनेस ले के उसको फॉलो करते हैं, और उन लोगों को उनकी पता सजा क्या है, वो बड़ी मजे की है। साथ में इमरान खान की 2 बहनों की प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, जो वो इलीगल हैं, वो डिक्लेयर नहीं की हुई। असद उमर के भाई ने डिक्लेयर नहीं की हुई। इसके 2 तरीके हैं इसको सेटल करने के, अगर आपने इसको अमिकेबली करना है। उनकी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है
उस पे ये लगाएंगे 30% लगाएंगे, ये टैक्स लगाएगा सर एफबीआर, जो मैं थोड़ा सा ला समझाऊं, और पेनल्टी लगेगी 30%। सो टोटल अमाउंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज की, इनको चाहिए कि 60% उसकी टोटल का ये जमा करें, देन यू कैन गिव देम ये क्लीन चिट। ये असद उमर को और इमरान खान का ये करना होगा। ये मुल्क का मसला है, 22 करोड़ लोगों का मसला है, ये बहन भाइयों का मसला नहीं है कि हम इनको। और इमरान खान ये बात पहले कह चुके हैं, टू हिज क्रेडिट। मुझे याद है इमरान खान से किसी ने सवाल किया था कि आपकी बहनों की वहां पे जदादे हैं उसमें दुबई में, उसने कहा जनाब हैं तो उनके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। नो दिस इज टाइम, अब आप आए हैं और इसको पूरा करें। जी कुछ आप नहीं, मैं असद का, क्योंकि वो इस वक्त है नहीं और हमारा फॉर्मेट इस तरह का नहीं होता, अगर वो कहना चाहें तो बिल्कुल अपना जवाब खुद दे सकते हैं, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फाइनेंस से ज़्यादा मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट जो है ये इंटीरियर के अंडर एफआईए आएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है। एफबीआर का केस है सर, ये असद के एग्जैक्ट नीचे आती है। मगर ये वो उस पे कमिटेड है कि जी मैंने ना सिर्फ इसको बल्कि ओपन करना है ये कि ये जो कतरी डील और फलानी डीलें, मेरे ख्याल तो नज़दीक में सबसे इम्पोर्टेंट असद उमर से ज़्यादा होगा कि ये एनर्जी में किसको लगाते हैं। और मेरी जो आपने तजवीज़ दी थी ना कि वजीर ना लगाएं क्योंकि बंदरबांट में पड़ जाना, वहाँ कोई एडवाइज़र टेक्निकल लेके आ जाएं, क्योंकि वो वाहिद मिनिस्ट्री है जिससे 8 से 10 में जो है बिलियन डॉलर बचते हैं, जो कि चोरी खाई जा रही है रॉन्ग पॉलिसी की वजह से कि आप एलएनजी की जाए फर्नेस ऑयल माफिया को खिला रहे हैं, और नीचे जो हाइडल वाले हैं, हाइडल के जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स ले हुए हैं उनको रोक रहे हैं। सो तफसील एक लहदा लंबी बताएंगे, पर मैं ख्वाजा साहब के मुतालिक अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि इमरान खान ने जो ये बड़ा मॉरल स्टैंड ले लिया था कि जनाब जिसका बता लें तो खुलवा लें, वो बिल्कुल लेना चाहिए और ये इस हद तक ठीक है। मगर ख्वाजा साद रफीक के हवाले से ये है कि आपको याद होगा चौधरी निसार ने जब इमरान खान ने कहा था कि 4 हल्के खोल दो, तो उनका हम 104 खुलवाएंगे, वो नहीं खुले। दूसरा, इनके 2-3 खराबियां हैं कि इनकी एक दफा काउंटिंग हो गई, जो इनके मुस्तरद वोट थे उनकी काउंटिंग हो चुकी है, अब वो करा रहे थे ओवरऑल रिकाउंटिंग। इनको चाहिए था ट्रिब्यूनल में जाना, ये ट्रिब्यूनल में जाने की बजाय खुद याद रहे कि ये 5 साल स्टे पे रहे, ये इनका वो 5 साल तक फैसला ही नहीं हो पाया, स्टे में ही वो टेन्योर गुजर गया, ये चले गए हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बेसिकली कहा है कि जनाब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि वहां पे आपका नहीं, आप राइट ट्रैक पे जाएं जो है। और खैर वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए थोड़ी सी डंडी इसलिए मारी है पीटीआई ने कि वो उनको एक वोट चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये अगर ना होता उधर लटक जाता। मगर फाइनली बिल्कुल मैं कुछ हद तक आपसे एग्री करता हूं कि इनको दिल बड़ा दिखाना चाहिए और इनके दिल में चौर नहीं है, जितने हल्के कहे हैं लोग खुलवाए में, क्योंकि कहा हुआ भी है। मगर मौका है ख्वाजा साद रफीक साहब के बाद कि इसके बाद क़यामत नहीं आ रही। दोनों ऑप्शन अभी भी ओपन है कि ट्रिब्यूनल में वो जा रहे हैं तो वो 120 दिनों में फैसला होना चाहिए, वो ड्यूरिंग बाई इलेक्शन से पहले भी फैसला हो सकता है कि ये कल अदम हो सकते हैं। दूसरा, वरना क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा, वहां पे घोड़ा भी है, मैदान भी है, और ये वहां पे इस दफा कैंडिडेट इमरान खान नहीं होगा, इमरान खान से छोटा ही होगा। सो देख लेंगे अगर इनकी वहां पे कोई दाखिली हुई है, क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा हूँ इमरान को इसका बेस्ट चांस है, इसके एडवाइजर जो है किसी में जरूरत नहीं। मसला है कि इमरान को कोई जो मुझे एडवाइस नहीं कर सकता, कोई एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो हारून रशीद साहब हमारे दोस्त हैं कई दफा कालमों में लिख चुके हैं, कितना खुशामदी कल्चर आ जाता है। वो कोई बंदा भी होगा वो उसके साथ यही कुछ होगा। वो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ भी ये मसला था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, और राजा साहब, गिलानी साहब, ये उसकी ऑफिस जो है ना, ये है इसी तरह का कि खुशामदी लोग आपको घेर लेते, फिर आप वहां नो नहीं सुन सकते। तो सेम इमरान खान के साथ हो, को उनको ये बता नहीं रहा ये बात कि हजूर सीट तो आपने वैसे ये आपने वो करने छोड़नी है। आप एक बात कह सकते हैं कि आप हाई मॉरल ग्राउंड पे आपको हमेशा के लिए क्रेडिट मिलने वाला है। आपने श्रीकांत को बुला लिया था दोबारा, याद है वो जब बोल्ड और वसीम अकरम की मेरा ख्याल बॉलिंग कर रहे थे, श्रीकांत आउट हुए, एम्पायर ने दिया तो वो सारे लाते जा रहे थे श्रीकांत। अगेन वैसे मैं उनका बहुत बड़ा एडमायर था श्रीकांत का, बहुत बड़े वो प्लेयर थे, ओपनिंग पे आते थे। तो उनको इमरान ने दोबारा बुला लिया, वो अगली बाल पर फिर आउट हो गए, और इसी बात ने इमरान को बड़ा बनाया था। लोग क्यों उनके एडमायर बने थे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में? इन्होंने न्यूट्रल अंपायर लेके आए थे। इनका कंसेप्ट था कि जनाब पाकिस्तान भारत जब भी सीरीज होती है रोला पड़ जाता है, ओके पाकिस्तानी जो अंपायर हैं ये आपकी टीम को जिताना शुरू कर देते हैं, इंडियन अंपायर अपने को सारा मैच का लुत्फ खत्म हो जाए। इनका ये इमरान खान का क्रेडिट था न्यूट्रल लेके। आपने कहा कि जनाब के नई प्लेयर आपके श्रीकांत वो हैप्पी नहीं है, गेम है, वहां के आए दोबारा खेलें। तो हजूर आपकी छोटी छोटी चीजों ने लोगों ने आपके लिए इज्जत पैदा की थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में।
आप वो छोटे छोटे जो इनको ये हो सकते हैं जेस्चर्स हों, उनको जरा पॉलिटिक्स में भी लेके आए, लोग आपके एडमायरर बनेंगे। आप हार जाएंगे इलेक्शन वहां से या काउंटिंग में भी, इज्जत आपकी कम नहीं होने वाली थी। एक सीट के साथ ही आपको याद है 2002 में इमरान की एक सीट थी मियांवाली से, उसके साथ आज आप ये वजीर आजम बन गए पिछले मेरे ख्याल 16 साल के अंदर। सो रेस्ट एश्योर, लोगों को एडवाइस करने दें। आपको आपके जो इर्द गिर्द क्राउड है, आपको बीरबल जैसे बंदे चाहिए। अकबर बादशाह ने भी 9 रत्न रखे हुए थे जिनका काम ये था कि अकबर बादशाह को एडवाइस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। हमें डर जो है ना 9 रत्नों पे है, उनके 9 रत्न जो है सारी नजर इस पे है कि वो कौन से होंगे। अगर एक 9 रत्न 2 9 रत्न गलत हो गए तो सारी पार्टी भी गई, तो हुकूमत भी गई। और पाकिस्तानियों की हमारी बहुत बुरी एक आदत है कि हम जो है ना एक छोटे मसले के पीछे चलते हैं कि जी ये बंदा गलत लगाया। फोकस इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस खराब है, हमारी इकोनॉमी खराब है, हमारे फॉरेन ऑफिस के फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े चैलेंज हैं। दुनिया इस वक्त ईरान और अमेरिका की दोबारा टेंशन हो गई है, हम उसके बीच में फंसे हुए हैं। हमें इंडिया में इलेक्शन ईयर आ रहा है जिसमें वो बड़े हॉकिश होते हैं, हमारे अफगानिस्तान के मसाइल हैं। तो इन चीज़ों पर फोकस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वाली बात, वन क्रेडिबिलिटी, ताकि लोग चैरिटी करें, पाकिस्तान की मदद करें, ओवरसीज पाकिस्तानी करें, उसके लिए क्रेडिबिलिटी जरूरी है। मैं सोच रहा था कि मुझे भी मैसेज किसी ने आया कि आपने कैनेडी मोमेंट पढ़ दिया है, तो उसकी वो तर्जमा भी कर दें कि जॉन ऑफ कैनेडी उस वक्त निक्सन की और उसकी इस तरह ही बहुत पोलराइज्ड रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स की वो हुई थी, और वो पहले चूंकि कैथोलिक थे तो एक वहाँ क्यामत आ गई थी। पर वो स्पीच में उनका ये था कि जनाब ये ना पूछें कि आप मुल्क आपके लिए रियासत क्या कर सकती है, ये बताएं कि रियासत के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एडिशन ये किया है कि जनाब ये अवाम से पहले ही बहुत ज्यादा कुर्बानियां ले चुके हैं। 80-90% आप जो है आम आदमी से इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, तो ये 10% को एक पकड़े। दूसरा तरला बाहर वाले जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, यहाँ वाले और बाहर वाले, उनसे करें। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट आमिर साहब, मुल्क मुखय्यर हजरात के चंदे पे चलते होते हैं, मुल्क चंदे पे नहीं चलते होते। चाइना के साथ भी इनको कहना चाहिए कि हजूर आपने $60 अरब का जो लोन दिया है एग्जिम बैंक में, आपने एक वहां पे हमारे लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट आपने बना दी है। एक अकाउंट से निकाल कर दूसरी चाइनीज कंपनी में शिफ्ट होते रहते हैं। उन्हें कहे ना हमें सीधे रास्ते से भेजें, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए पैसे भेजें, जैसे हम वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, अमेरिका या दीगर से लेते हैं। सो चाइना को कहें कि एक्सीलेंसी आप जो हमें $60 अरब हमने आपको वापस करने हैं। एक मुझे बात समझाएं, जब हमने चाइना को वापस करने $60 बिलियन तो हम कैसे करेंगे? यहां पे रख लेंगे उस स्टेट बैंक में, यहां पे हम अपने अकाउंट बना के एक अकाउंट से दूसरे से तीसरे शिफ्ट करेंगे, या डायरेक्ट हम उनको पैसे देंगे? वो हमें पैसे नहीं दे रहे, हमारे यहाँ पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर $60 बिलियन आ जाता, लोन की शक्ल में ट्रांसफर होता, जो हमने कल को सूद सिमायत देना है, तो आज पाकिस्तान के मसाइल होते हैं। ख्याल गवर्नमेंट बनी नहीं है, मुझे सिग्नल आपकी तरफ से आ गए कि जो नई लड़ाई अब छेड़ने वाले हैं, जो जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो पीटीआई को मिल रहा था गवर्नमेंट में जाने के बाद, वो वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और मिलना भी नहीं चाहिए। मगर ये जरूर अगेन टेकिंग इज साइड कि ये इनका कहना ठीक है कि जनाब सीपैक को ओपन करेंगे, सारा हम पता चलेंगे कि क्या खाते हैं, वहां क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि कितना ले रहे हैं। जस्ट टू कोट लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज कि जनाब अगर सीपैक में हम अपने इंटरेस्ट वॉच नहीं करेंगे तो फिर वहां हम सीपैक में सिर्फ टायरों के पंचर ही लगाया करेंगे, ढाबे पे चाय बेचा करेंगे, वो बिल्कुल निचोड़ के ले जाएंगे। हमें ये करने की जरूरत है, अगेन दोबारा रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है कि कितना हमें आ रहा है, कितना हमें जा रहा है। सही है, ठीक है। अब क्लास में मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना होगा। चलिए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी कि इमरान खान साहब ने तब्दीली के लिए जो नए चेहरों का इंतखाब किया वो किस हद तक कारगर साबित हो सकते हैं सूबों के अगर गुड गवर्नेंस को हम सामने रखते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बात करेंगे कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट में साफ जवाब जमा करा दिया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात बिल्कुल नहीं खोले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग के लिए जितनी एप्लीकेशन आई थी तमाम को रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि मुतलका फॉरम यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़े। इस सारी सूरत पर डिटेल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बात होगी। क्लास में आपकी तरफ आऊंगी। नैब से तो हम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे, मगर ये क्या, वो तो कहते हैं आसिफ जरदारी साहब के साथ आप लगा के बैठी होंगी, पूरे मुल्क ने उम्मीदें लगाई हुई हैं आमिर साहब, पूरे मुल्क की उम्मीदें हैं। मतलब मैं इस पे आता हूँ, नैब पे आमिर साहब भी बात करेंगे, लंबा हम पूरा सेगमेंट नैब और सुप्रीम कोर्ट पे रखना चाहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब बेचारे दिन रात इसी काम पे लगे हुए हैं, जो भी ईंट उठाते हैं ना नीचे से नलायकियों की एक लंबी दास्तान ठीक करने की साक में सार सब कोशिश करते हैं, तो पूरे हम जो है टब्बर सिमायत उनको पड़ जाते हैं कि आपको कैसे जरूरत है। मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, करप्शन में डूबा हुआ है, लुट के खा के, पूछो किसी से ना,
पूछ लें तो वो कहते हैं आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। हम आज उन्होंने जो 2 काम किए हैं, अब मुझे बताएं इसके बाद मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता उस पर कि इनके साथ क्या करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के साथ। सर आप मुझे बताएं F9 पार्क में जो वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक उसको लड़की को रेप किया गया है, इसके CD ऑफिशियल की इतना बड़ा शॉकिंग एक चीज़ है ये, पता है ये चला बाल भी नहीं है सर वहाँ पे। इनसे पूछा जाए कि इस्लामाबाद का एक पार्क है सर, उसमें लाइटिंग का इल्ज़ाम भी आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करना है। ये काम किसके हैं? ये सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगी आपको तनख्वाह किस चीज की मिलती है। अच्छा फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेने जाए तो सारे नाराज हो जाते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद लोग जो हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं उनकी एक कंफर्टेबल लाइफ हो चुकी है सबकी, जितने मैं देखता हूँ तनकीद कर रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके मसाइल हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के एंकर्स के स्पेशली मैं देखता हूँ वो मसाइल रह नहीं गए जो आम आदमी के थे। जर्नलिस्ट ने रिप्रेजेंट करना था एक आम आदमी के मसाइल को, उसने पावरफुल एलीट के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी थी, स्टेटस को के खिलाफ लड़ना था। पाकिस्तान में रिवर्स हो गया। बच्ची का रेप अगर पब्लिक इंटरेस्ट का इशू नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा ये तो एग्जीक्यूटिव कुछ ना करे और अदारे जो मुंसलिक है वो ना करें। इस या CDA का 17-18 हजार स्टाफ है, 17-18 ये पूरी ब्रिगेड बनती है, पूरा मुल्क फतह कर लेंगे आप इसे। बलूचिस्तान से ज्यादा बड़ा बजट है, ये बजट है आपका। इन्होंने 5 सालों में 57 बिलियन रुपीस खर्च कर दिया सर यहाँ पे, और प्लाट बेच अपनी तनख्वाहें कर रहे हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पार्क की जो हालत है, मुझे आज एक दोस्त ज़ाहिद बलोच बता रहे थे, वहां गंदगी अलहदा है सर, लाइटिंग का इंतजाम वहां पे नहीं है, जो गार्ड्स रखे हुए हैं वो वहां रेप कर रहे हैं और उनसे ना पूछे। इसके बाद इनको टुंग देना चाहिए था, यहाँ वो आके कहते हैं टांगना चाहिए था इन लोगों को कि जनाब आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, बजट मिलता है। इस वक्त शहर आपका इस्लामाबाद आमिर आप देख लें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई है, 20 लाख लोग हो गए। इसमें आपकी सड़कें इस वक्त टोटल आपकी जैम पैक हो चुकी हैं, आपको यहाँ 10-10 15-15 मिनट इशारे पे खड़ना पड़ता है। ये वो इस्लामाबाद है नहीं। सो इट्स ए शेम फॉर CDA कि आपको चीफ जस्टिस को बताना पड़ा है कि जनाब आप जो है लाइटें लगाएं, कोई शहर का ख्याल करें, कुछ शर्म वाली बात है। 17-18 हजार लोग सर, और आपके पार्क, गलियां, सड़कें, अब गंदगी देख लें, जिस तरह की चीजें, इनको रिमाइंड करवा दें अपनी ड्यूटी। पूरी कौम नाराज हो जाती है चीफ जस्टिस साहब ने क्यों कहा। आज कच्ची आबादी में गए आमिर साहब, जो इस्लामाबाद जैसे शहर को मेंटेन नहीं कर सकते वो पूरा मुल्क चला रहे आपकी ब्यूरोक्रेसी। बस 2-4 कुछ सर फिरे लोग हैं, जो कुछ इन्होंने किया वो ये स्वीट्स वाले उसमें स्विट्जरलैंड में वो आपके सामने है कि $200 अरब की उन्होंने डील को उन्हें स्क्रैप कर दे। छोटी मोटी चीजें क्या बेचती हैं। आज नैब ने लिख के दे दिया है कि जनाब ये जो है ना हमारी उसके अंदर कोई अब मुदाखलत नहीं हो सकती क्योंकि टाइम बार्ड हो गई है स्विस केस के ऊपर, जिस पे यूसुफ रजा गिलानी की छुट्टी हुई थी कि आप खातने नहीं लिखा और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हुआ, प्राइम मिनिस्टर उस पर रिमूव हुआ। तो अब जाहिर है वो इसलिए किया गया था, उनको पता टाइम बार्ड है। और मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अक्सर हदैबिया टेक्निकल ग्राउंड्स पे उड़ा। आसिफ जरदारी साहब जो छुटते रहे केसेस में टेक्निकल बता भी दें कौम को आमिर भाई, उसमें भी टाइम बार्ड ही था। उन्होंने कहा ये केस अब रिओपन ही नहीं कर, ये नहीं कहा कि शरीफ खानदान ने करप्शन नहीं की, ये नहीं कहा जज साहब ने। उन्होंने कहा जनाब अब आप नहीं खोल सकते, जब अदालतें उसको रोक देती हैं कि केस नहीं खोल सकता तो करप्शन बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि ग्राउंड्स हमेशा नहीं होती हैं, और स्विस केस के अभी जो है वहां पे जो $60 मिलियन का जो केस था आसिफ जरदारी साहब के ऊपर, जो ये इल्जाम था, उसको दोबारा खोलने के 100 तरीके होंगे। आई एम श्योर कोई ना कोई इस पर सर जोड़ेगा, कोई वकील जोड़ेगा, नई गवर्नमेंट जोड़ेगी। क्योंकि वहां पे टेक्निकल ग्राउंड क्या हुआ था, मजिस्ट्रेट साहब ने वहां पे फैसला दे दिया था मगर उनका इख्तियार नहीं था कि हद से ऊपर वो किया जाए। उसके बाद सिंपली किसी ने अपील करनी थी जो कि नहीं की गई। मगर तरीके हमेशा होते हैं, मलिक कयूम साहब अभी वक्ती तौर पे इसमें से निकल गए हैं, मगर ये खुलेगा, इसके तरीकेकार निकाले जाएंगे। अगर कोई नेक नियत आदमी नैब में, गवर्नमेंट में या कहीं बैठा होगा तो ये दोबारा चीजें खुलेंगी। जब तक इसकी तफ्तीश नहीं होगी, जब तक ये तसल्ली नहीं होगी। नंदीपुर पार मंसूबे को भी तो मैं नंदीपुर कह दूं, ख्वाजा आसिफ साहब उसके मेन पिटिशनर थे, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जनाब आप 5 साल हुकूमत में रहे तो आप किधर थे, क्यों नहीं कुछ किया? तो उन्होंने आए बाएं शाये के करके वो निकला कर दिया। इसीलिए प्रिसाइजली मैं कह रहा हूं कि जब पॉलिटिशियन को टेक्निकल इसका बनाएंगे वो यही करता रहेगा, दोस्तों को करता रहेगा, ऑब्लाइज करता रहेगा, वो कर देगा। उन्होंने 480 बिलियन का वो जो है ना वो हिसाब देना है, वो जो 480 सर्कुलर उसके लिए कवर करने के लिए जो दिया गया था, अभी वो भी पेंडिंग है। और भी जड़ी चीजें पेंडिंग है कि ये खुद पिटिशनर बनते हैं, 5 साल गुजारने के बाद वो कहते हैं अच्छा वो मुझे तो याद नहीं रहा। ये भी था कुछ भी। मैं दाद देता हूँ ख्वाजा आसिफ को, वैसे दाद बनती है सारी, सैल्यूट बनता है। 5 साल इन्होंने यहाँ धड़ल्ले से हुकूमत की है। इन्होंने जाके नंदीपुर पे ख्वाजा आसिफ साहब 480 रुपया पेमेंट की। ये उस वक्त मिनिस्टर फॉर ये बिल सारे इन्होंने भेजे थे, ये जहन में रखिएगा।
ये उस वक्त ये जितने बिल भेजे गए फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ऑडिट भी नहीं होने दिया था, प्री ऑडिट। खाज आसिफ भी शामिल थे, इसाक डार भी शामिल थे, स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे कि बगैर उसके अकाउंटेंट जनरल और पाकिस्तान के उन्होंने पैसे उन्होंने दे दिए, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, वापडा भी इन्वॉल्व थी, स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व, सारे क्रिमिनल एक्ट किए थे इन्होंने। और उस वक्त अख्तर बुलंद राना थे, वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, वो डट गए थे, ऑडिट करवाया, जिसकी वजह से तमाम पार्टीज ने, पीटीआई भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी और नवाज लीग भी, इन्होंने उनको फारिग करवा दिया था वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कि ऑडिट रिपोर्ट क्यों लेके आए हो तुम, जिसमें 190 अरब रुपए की अख्तर बुलंद राना ने रिपोर्ट दी थी कि हजूर ये आपने इसमें नैब भी उस पर बैठी हुई है। अब नैब के पास गालबन केस डील मारेगी, तो कुछ तो कर लेना। ये डील मेकर है नैब हो, एफआई हो, ये डील मेकर है। हम एफआई की कैपेसिटी में आपको कह रहा हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बार बार इश्यूज आ रहे हैं, उनकी 4 इंक्वायरीज रिपोर्ट लेके आऊंगा जो एफआई ने सेटल्ड किए हैं। इमरान खान को ये इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए नैब या आपको एफआईए, एफबीआर, कुछ तगड़े बंदे चाहिए। इनका काम नहीं, आपके हाथ में नहीं आएंगे ये लोग, इसी तरीके से बहाने करते आएंगे। खैर मैं उस पर बात करेंगे, सीडीए की मैंने बात कर ली थी। मैं जरा इस पे ये जो इस पे नंदीपुर पे हो रही थी ड्रामा देखे आमिर साहब, ये कहते हैं पैसे नहीं इस मुल्क के साथ, ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये सर 12 रुपए से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, 12 से सर इन्होंने 21 अरब हुआ जब ये पीपल्स पार्टी गई, जो इल्जाम लगता है जी पीपल्स पार्टी ने डिले किया जनाब। उसके बाद ये मुझे याद है चाइना गए थे 2013 जुलाई में, मैं भी वहां पे था, उसमें एंटुराज में, मैं किसी और ग्रुप में था उस वक्त, उन्होंने मुझे भेजा था कवर करने के लिए कि आप जब विजिट कवर करें। शहबाज शरीफ ने वहां पे 57 बिलियन रुपीस की डील की थी, 22 से 57 के 3 साल का गैप। आपको याद होगा मुनव्वर साहब थे यहाँ पे जो इसमें रहे हैं, उन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, खुदा का खौफ करें, ये इसमें $20 मिलियन का कमीशन खाया गया। ये उनका लेटर है सुप्रीम कोर्ट का, लिखा था मुनव्वर साहब ने। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट मैंने कंसीव किया था, इसमें एस्केलेशन कास्ट डाल के 3 सालों में कितनी एस्केलेशन होती है यार, 22 अरब से 57 अरब रुपए तो नहीं हो जाती। उन्होंने कैलकुलेशन करके मुनव्वर साहब ने, मैं कल कहेंगे तो लेटर भी निकाल के ले आऊंगा उनका, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के साथ बताया था कि मैक्सिमम आपने चाइनीज को एस्केलेशन देनी है, $37 मिलियन टोटल प्रोजेक्ट बनता है। मतलब क्या था कि 22 अरब से 37 अरब या 40 अरब हो सकता है, इसमें 17 से 20 अरब रुपया का कमीशन खाया गया था सर आमिर साहब, जो आज वहां पहुंचे हैं अदालतों में। ये उनकी हुकूमत में हुआ था, 57 से वो 84 अरब हुआ, 84 से 115-20 तक पहुंच गया है। अब वो जा रहे हैं कि ना पिछली हुकूमत ने जनाब इसमें एस्केलेशन की थी, मान लेते पीपल्स पार्टी हुकूमत उस वक्त 2 नंबरी कर रही थो, वो 22 से लेके वो 37 तक गया भाई, आप उसे 15 रुपए का नुकसान हुआ ना, वो गलत हुआ, आप उसे प्रोसीड करें। भाई आप जो उसको 37 अरब से 137 अरब तक आप 5 सालों में ले गए, उसका जवाब खाजा आसिफ कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट में टाई कोर्ट लगा के वो पहुंचे हुए हैं कि नहीं जनाब उनको पकड़े, 5 साल हमने कुछ नहीं पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट को इनको पकड़ना चाहिए, शहबाज शरीफ को बुलवाएं कि आपने किन बुनियादों पे आपने उनको 57 अरब रुपया दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अभी इनको वजीर आला बने हुए आमिर साहब, 1 महीना नहीं हुआ था शहबाज शरीफ को, इनकी हुकूमत बने हुए महीना नहीं हुआ था। आपने किन बुनियादों पे जाके जल्दी चाइना के साथ नंदीपुर को किया, बगैर इसकी टेक्निकल इवेल्युएशन किए, बगैर एक्सपर्ट से पूछे कि जनाब इसकी एस्केलेशन कितनी बनती है। आपने $37 मिलियन को उठा के आपने 57 मिलियन कर दिया, अदालत में भी पहुंच के सच्चे बन गए, वो जानू जर्मन स्टाइल से जीत गए। मैं लास्ट में क्विकली ऐड कर दूं कि आपने भी कहा कि इन अदारों को ठीक करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट के इख्तियार में, बिल्कुल बाकी इदारे आप ठीक कह रहे हैं, FIA वगैरह है, नैब टेक्निकली ऑटोनमस बॉडी है, और वहां पे हम सबको पता है कि सबसे बड़ी खराबी है, मान लेते हैं कि जावेद इकबाल से अगर नेक नियत आदमी भी हैं कि जो कि अब हमें उनकी परफॉर्मेंस से थोड़े से गिले शिकवे होने शुरू हो गए हुए हैं, कि ये सारी टीम उनके इर्द गिर्द जो है वो कमर जमान चौधरी ने चुन के रखी गई थी ताकि सारा रिग कर रहा था नैब, और वो रिग्ड है। उन्हीं लोगों से वो तमाम उनके दाएं बाएं लेफ्ट जो मेन पोस्टों पे हैं, 2-4 जो अच्छे दाने हैं ना वो घर पे या खुडे लाइन पोस्टों पे लगे हुए हैं। इक्विटल रेट दे लें, मैं कोई हवा हेर से की बात नहीं कर रहा, कि इक्विटल रेट यानी छूट जाने का रेट वो 80% है, लाहौर में किस जगह 75 है, किस जगह इससे भी ज्यादा है, तो वो छूट जाते हैं। कि ऐसा सिस्टम कर दिया कि इंक्वायरी पर निकल जाता है आदमी, कोई रेफरेंस में निकल जाता है, कोई हिसाब कोर्ट से निकल जाता है, किसी ना किसी स्टेज पे वो निकल जाता है, छूट जाता है। सो इसलिए जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये कर सकती है कि अपनी, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है जो है वो किसको, दूसरा लॉ मिनिस्टर जो है जिसने ये सारी प्रोसिक्यूशन करनी है, आप जुडिशियल रिफॉर्म जिससे जुड़े हुए हैं कि अटॉर्नी जनरल का दफ्तर जो है उसको ठीक करें। 1-2 अटॉर्नी जनरल छोड़ के बाकी जितने भी हैं ना स्कैंडल में मुलविस पाए गए, किसी का स्टाफ पैसे ले रहा था, कोई खुद पैसे ले रहा है जजों के नाम पे, उनके केसेस भी पड़े हुए हैं। आपने नैब की बात की 30 सेकंड कि जो आज आसिफ अली जरदारी साहब पे किया है, उन्होंने वाजिद शमसुल हसन को जेम्स बॉन्ड को भेजा जनीवा, वो कैप, वो सुगार, वो 007 गए थे, वो वीडियो अलहदा थी, रिकॉर्ड गायब।
उसके बाद बाकी रिकॉर्ड ठीक है। चोरी हो गया था यहाँ से सर, साथ में एनआरओ को ठीक उन्होंने है। डील करा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारे पास कोई सबूत चलिए नहीं क्लास है, साहब इसके बारे में भी देखेंगे इंशाल्लाह, कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।